हेलो डियर, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय भवन का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है जैव प्रक्रम एवं पोषण। इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर को हम करने वाले हैं आज अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न बन रहा है, अजैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है। तो जैव प्रक्रम का आंसर हो जाएगा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? तो देखिए, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों की संपूर्ण कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं होती है। बहुकोशिकीय जो होती है जीव, उसका कोशिका जो होता है, सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं होते, जिसके कारण उसमें विसरण द्वारा जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है। उसके बाद तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है, जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियों कौन सी है? जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन सी है? तो देखिए, जीवों में पोषण की दो प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। पहला इसमें स्वपोषण है, दूसरा परपोषण है। पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, दूसरा जो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अर्थात परपोषण होता है। ठीक है। चौथा नंबर जो हमारा प्रश्न है, हरे पौधे में किस प्रकार की पोषण पाया जाता है? हरे पौधे में किस प्रकार की पोषण पाया जाता है? तो हरे पौधे में स्वपोषण पाया जाता है। हरे पौधे में स्वपोषण पाया जाता है। पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो सभी जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए इसे स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है। इसमें कैसा पोषण होता है? तो स्वपोषण पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल देखिए, 5 जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो जंतुओं में पोषण की परपोषण विधि पाई जाती है। जंतुओं में परपोषण विधि पाई जाती है। किसी भी जंतुओं में जो है कैसी विधि पाई जाती है? परपोषण। केवल पेड़ पौधा के छोड़ करके बाकी जितने भी जंतु है सभी जो होता है परपोषी जीव होता है, अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहता है। छठा नंबर है, 3 प्रकार के परपोषण विधियों के नाम लिखे। 3 प्रकार के परपोषण विधियों का नाम लिखे। तो 3 प्रकार की परपोषण विधि निम्नलिखित है। पहला जो है मृतजीवी पोषण है, दूसरा परजीवी पोषण है, तीसरा प्राणी संपोषण है। ठीक है। उसके बाद जो है 7 नंबर जो हमारा प्रश्न है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखे। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की रासायनिक समीकरण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होता क्या है, पेड़ पौधे जो है वातावरण से जो है 6 यूनिट CO2 लेते हैं, 6 यूनिट CO2 लेते हैं, और भूमि से 12 यूनिट जल लेते हैं H2O। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है तो ये हमेशा जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और हरे पेड़ पौधे करते हैं तो हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल जो है उपस्थित होते हैं, और ये बनाता है ग्लूकोज, C6H12O6 हमारा ग्लूकोज है। और फिर ये बनाता है 6 यूनिट जल और 6 यूनिट ऑक्सीजन। ये दोनों जो है ये वातावरण में छोड़ देते हैं। 6 यूनिट जल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वातावरण में छोड़ देते हैं, और ये इसका भोजन होता है जो ये अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर जो हमारा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? उपोत्पाद का मतलब कहने का है ये प्रतिफल है, इसको हम कह सकते हैं प्रतिफल भी कह सकते हैं। ठीक है। प्रतिफल देखिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, H2O भी बन रहा है, और क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है। तो इसमें पूछा है उपोत्पाद के रूप में, तो उपोत्पाद का एक और नाम क्या है? प्रतिफल। तो ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, ध्यान रखेंगे। अगला 9 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरित लवक एवं क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरित लवक एवं क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है वो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए, क्लोरोफिल होता क्या है, कहाँ पाया जाता है? देखिए, जो पौधे की पत्तियाँ जो होती है, पौधे की जो पत्तियाँ होती है उसी पत्तियाँ में होती है, इस तरह से कुछ ऐसी पाई जाती है। और जब हम इसमें देखेंगे, ये जो ऐसे निकला जो रहता है, ऐसे इस तरह से पत्तियों में ये डंडी टाइप का,
इसमें से बहुत सारे ऐसे ऐसे पतली पतली भी निकली रहती है, शाखाएं निकली रहती है, और इसके अंदर जब हम इसको हाईली जूम करेंगे तो हमको मिलता है ये पत्ती है, और पत्ती में होता है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। पत्ती के अंदर आता है क्लोरोप्लास्ट आता है, पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता है क्लोरोफिल रहता है, इसके भीतर आता है क्लोरोफिल। इसके अंदर क्या रहता है, पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता है क्लोरोफिल। ठीक है। उसके बाद 10 नंबर जो प्रश्न हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए सबसे पहला क्या चाहिए हमको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O जल चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ये चारों अगर है तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव है। इसमें से कोई भी एक गायब है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई। और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो सूर्य प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सूर्य की उपस्थिति में होती है। ठीक है। सूर्य की उपस्थिति नहीं होगी तो वो जो होती है पौधे श्वसन की क्रिया करने लगती है। ठीक है। तो अगला हमारा 10 नंबर जो प्रकाशन किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला है CO2, दूसरा जल, तीसरा है सूर्य प्रकाश, चौथा है क्लोरोफिल। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न दिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे वायुमंडल से। कहाँ से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर जो हमारा देखिए, इसमें बताया भी था प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे CO2 कहाँ से लेते हैं। तो CO2 जो होते हैं वो वायुमंडल से लेते हैं और H2O भूमि से लेते हैं। ठीक है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल हरे पेड़ पौधा में ऑलरेडी उपस्थित होते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे CO2 कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं। उसके बाद 12 नंबर जो हमारा प्रश्न है, कवक तथा जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। कवक तथा जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। तो क्योंकि कवक और जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक और जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें नहीं होती है। 13 नंबर जो हमारा प्रश्न है, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार की जंतु है। पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार की जंतु है। तो ये हो जाएगा प्राणी संपोषण। अमीबा जो और पैरामीशियम जो होता है वो अपना भोजन ठोस और तरल दोनों रूप में ग्रहण कर लेते हैं। प्राणी संपोषण हम उसको कहते हैं जिसमें जीव अपना भोजन किसी भी रूप में ग्रहण कर लेते हैं, किसी प्रकार की भी भोजन खा लेते हैं, उस जीव को हम कहते हैं प्राणी संपोषण। तो अमीबा जो होता है वैसा ही जीव है, जब भोजन उसके समीप रहता है तो वो नहीं देखता ये भोजन क्या है, बस उसको क्या कर लेता है अपने अंदर शरीर के अंदर उत्पाद के द्वारा ग्रहण कर लेता है। ठीक है। और फिर उसको पचाता है, पचता है तो पचता है, नहीं तो शरीर के किसी भी हिस्सा से बाहर निकाल देता है। पैरामीशियम में भी सेम होता है, वो कोशिका मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण कर लेता है, पचता है तो पचता है, नहीं पचता है तो जो है शरीर के एक निश्चित भाग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अमीबा पैरामीशियम जो है भोजन को नहीं देखता है कैसा भोजन है, बस उसको क्या कर लेता है, निगल लेता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। तो अमीबा पैरामीशियम कैसा जीव हो गया, प्राणी संपोषी जीव हो गया। 14 नंबर जो हमारा सवाल है, मनुष्य का आहार नल कौन कौन से मुख्य भाग में बटा रहता है। मनुष्य का जो आहार नल होता है किन किन भागों में बटा होता है। तो यहाँ से देखिए, इसमें पहला जो हो जाता है हमारा वो होता है मुख गुहा। पहला क्या है, मुख गुहा, पहला हमारा हो जाता है मुख गुहा। दूसरा जो हो जाता है हमारा, पहला मुख गुहा हो गया, दूसरा हो जाता है ग्रसनी होता है, तीसरा होता है हमारा ग्रास नली, चौथा जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है अमाशय, पांचवा जो हमारा हो जाता है छोटी आंत, छठा जो हो जाता है हमारा बड़ी आंत हो जाता है। छठा जो होता है वो बड़ी आंत होता है।
ये जो होता है हमारा जो है आहार नाल मुख्य 6 भागों में बटा होता है और ये इसके 6 मुख्य भाग। सबसे पहले भोजन हमारा मुख्य गुहा में पहुंचता है, ठीक है। मुख्य गुहा में जब भोजन को पूरी तरह से जो है लार दांत पीस देता है और इसके बाद लार से सन जाता है तो जीभ हमारा अंदर की तरफ धकेल जाता है तो भोजन आ जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी में 2 छिद्र होता है, निगल द्वार और कंठ द्वार। तो भोजन जो है निगल द्वार और कंठ द्वार होता है। तो कंठ द्वार में हमारा श्वसन की क्रिया होती है, हवा वायु जाती है ऑक्सीजन, और निगल द्वार में हमारा भोजन चला जाता है। फिर उसके बाद भोजन जो है जब निगल द्वार के जरिए आ जाता है ग्रास नली में, जो हमारे गले में एक नली होती है, उस नली में आ जाती है ग्रास नली में। फिर भोजन ग्लास नली से आ जाती है किसमें, अमाशय में, जिसको हम कहते हैं पेट। अमाशय में आने के बाद जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत सारे अम्ल रहते हैं, उससे भोजन जो एकदम पूरी तरह से सन करके फिर से आ जाती है भोजन छोटी आंत में। यहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन होता है। फिर पचते पचते भोजन जो है लास्ट किस में आ जाता है, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जो हमारा भोजन लैट्रिन का रूप ले लेता है। तो या मुख्य गुहा से शुरू होकर हमारा भोजन कहाँ तक पचता है, बड़ी आंत तक पचता है, और ये हमारे आहार नाल का जो है मुख्य भाग है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा 15 नंबर जो सवाल है, ग्रसनी के 2 छिद्रों के नाम लिखिए। ग्रसनी के 2 छिद्रों के नाम लिखना है। ग्रसनी के 2 छिद्र के नाम निम्नलिखित है। पहला होता है निगल द्वार, दूसरा होता है कंठ द्वार। ग्रसनी जो होता है हमारे गला में वो 2 छिद्र होता है, एक श्वास लेने वाला होता है और एक भोजन को अंदर ले जाने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है। तो मनुष्य में पाचन आहार नाल के मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख्य काम जो होता है हमारे मुख में ही होता है, क्योंकि मुख में जो होता है दांत पूरी तरह से भोजन को चिबा करके लार से सान करके जीभ हमारा अंदर की तरफ धकेल देता है, वहीं से तो भोजन को हम कहेंगे भोजन का पाचन आहार नाल के मुख्य गुहा से शुरू हो जाता है, ठीक है। अगला है 17 नंबर, मनुष्य में आहार नाल कि किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो मनुष्य के जो होता है आहार नाल की जो छोटी आंत होता है उसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है और अवशोषण भी होता है। इसी भाग में भोजन पूर्ण रूप से पच भी जाता है और उसका अवशोषण होता है। जो भोजन नहीं पचता है वो लैट्रिन के रूप में बड़ी आंत में चला जाता है, ठीक है। और छोटी आंत 3 भाग में बना होता है। छोटी आंत हमारा 3 भाग में बटा होता है। कौन कौन से भाग है, तो इसमें पहला है जो है छोटी आंत का भाग हमारा ग्रहणी है, ग्रहणी ध्यान में याद रखें, ग्रहणी। दूसरा होता है हमारा जेजूनम, जेजूनम। तीसरा जो होता है हमारा इलियम होता है, तीसरा होता है इलियम, ठीक है। कौन सा, इलियम। हमारे जो है छोटी आंत के इलियम वाले भाग में जो होता है भोजन का पूर्ण से पाचन और क्या होता है, अवशोषण होता है। तो इसमें छोटी आंत का अगर इलियम ऑप्शन आता तो इलियम हो जाता है, ठीक है। तो हम सिंपल कहेंगे छोटी आंत। उसके बाद 18 नंबर है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो वर्णक होता है वो पत्ती में होता है, पत्ती के अंदर भी रहता है कुछ। पत्ती के अंदर क्या रहता है, तो देखिए पत्ती में रहता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में रहता है क्लोरोफिल। पत्ती में क्या रहता है, पत्ती में रहता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक। ये हमारा एक पत्ती है, इसमें कुछ ऐसा ऐसा रहता है, ठीक है। ये पत्ती है और इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, भी कुछ डिब्बा के जैसा रहता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। और ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ऐसे छल्ली लगा हुआ हमारा क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। ऐसे बिस्किट कैसे एक के ऊपर एक रहता है, इसी तरह से हमारा रहता है इसमें क्लोरोफिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्लोरोफिल ऐसे भरा हुआ एक के ऊपर एक है, तो इसमें देखेंगे ध्यान से हम लोग, तो यहाँ पे कुछ स्थान बच रहा है। इसी स्थान को हम कहते हैं रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। और रंध्र के द्वारा ही क्या करती है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान। पौधे जो होता है CO2 और O2 जो लेता है या छोड़ता है वो इसी रंध्र के द्वारा लेता है, छोड़ता है, ठीक है। इसी रंध्र के द्वारा जो होता है CO2 लेता है और छोड़ता है। तो ये हमारा जो है क्लोरोप्लास्ट हो गया। इस क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता है हमारा क्लोरोफिल, ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न था इसमें क्या था, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है पत्तियों के
क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। 19 नंबर जो हमारा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे का एक ही मकसद होता है, भोजन का निर्माण करना। उसका भोजन जो होता है क्या होता है? ग्लूकोज होता है। उसका भोजन क्या होता है? ग्लूकोज होता है, C6H12O6। ठीक है। उसके बाद 20 नंबर जो हमारा प्रश्न है उसको देखें, मृतजीवी को क्या कहा जाता है? तो मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। मृतजीवी का एक और नाम क्या है? अपघटक। अपघटक क्या काम करता है? तो अपघटक जो होता है सड़े गले पदार्थ, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ और मृत जीव जंतुओं के शरीर को अपघटित करके मूल तत्वों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम किसी पदार्थ को फेंक देते बाहर, कुछ टाइम बाद वो मिट्टी बन जाता है, तो उसको जो है मिट्टी में बदलने का काम ये मृत जीवी करते हैं। कोई जीव मर जाता है, उसको जब हम बाहर फेंक देते हैं, कुछ दिन बाद जब उसको देखते हैं तो वो मिट्टी बन गया रहता है, तो मिट्टी में बदलने का काम कौन करता है? ये मृत जीवी करता है, अपघटक करता है। ठीक है। और मृत जीवी जो जीव होता है उसको उससे पोषण मिलती है, उस सड़े गले पदार्थ से और मृत जीव जंतुओं के शरीर से। अगला जो हमारा प्रश्न है 21 नंबर, जिस जीव के शरीर से, यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, हम बोल रहे हैं, आप किताब से भी मिला लेंगे। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी कहलाते हैं। परजीवी अपना भोजन जिस जीव के शरीर से प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? पोषी। ठीक है। क्या लिखेंगे? जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। अगला 22 नंबर जो हमारा प्रश्न है, गोबर छत्ता में किस प्रकार की पोषण पाया जाता है? गोबर छत्ता हम कहते हैं मशरूम को। किसको कहते हैं? मशरूम को कहते हैं, मशरूम। ठीक है। मशरूम का सब्जी भी बनता है। तो गोबर छत्ता जो है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार की पोषण पाया जाता है? तो गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। कैसा पोषण पाया जाता है? मृतजीवी पोषण पाया जाता है। मृतजीवी क्यों? क्योंकि गोबर छत्ता जो होता है सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये गोबर छत्ता को हम देखें जनरली वहाँ पे होगा जहाँ पे भूसा वगैरह सड़ जाता है या गोबर वगैरह सड़ता है या ढेंग वगैरह जो होता है वो सड़ता है, तो या पेड़ के छाल वगैरह जब सड़ने लगता है बरसात के मौसम में, तो उस स्थान पे जो है गोबर छत्ता उगने लगता है। ठीक है। तो गोबर छत्ता जो अपना भोजन प्राप्त करता है वो किससे करता है? सड़े गले पदार्थों से या मृत जीव जंतुओं के शरीर से प्राप्त करता है। इसीलिए गोबर छत्ता को मृतजीवी पोषण, गोबर छत्ता में कैसी पोषण होती है? मृतजीवी पोषण। 23 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो भी हमने बताया कि वो होता है रंध्र। क्या होता है? रंध्र, स्टोमाटा होता है। ध्यान में रखेंगे। 24 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो पोषण की दृष्टि से जंतुओं को परपोषी या विषमपोषी कहा जाता है। जो पोषण की दृष्टि से जंतुओं को परपोषी या विषमपोषी कहा जाता है। वही पेड़ पौधा ही केवल स्वपोषी होते हैं, बाकी पेड़ पौधा के छोड़ करके जितने भी होते हैं वो सभी जो होते हैं परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन क्या होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन जो होता है भोजन रसधानी में होता है। भोजन रसधानी में होता है, ये ध्यान रखेंगे। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। अमीबा जब क्या करती है, जब उसके भोजन नज़दीक रहती है तो कुटपाथ के द्वारा भोजन को ग्रहण कर लेती है, और जब भोजन अंदर जाता है तो कुछ अमीबा में ऑटोमेटिक एक जो है भोजन को पचाने के लिए अंग डेवलप होती है, जिसको हम कहते हैं भोजन रसधानी, और इसी भोजन रसधानी में भोजन का पाचन होता है। 26 नंबर जो प्रश्न है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो मनुष्य देखिए, मनुष्य एक बड़ा जीव है और बड़े जीव होने के कारण इसमें बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, और बहुत अधिक एनर्जी तब मिलेगा जब ये बहुत अधिक भोजन खाएगा, और बहुत अधिक भोजन ये खाएगा तो उस भोजन को इसको पचाना भी पड़ेगा। उसी पचाने के लिए नेचर ने क्या किया, इसमें आहार नाल दिया। आहार नाल में हमने देखा है विशेष अंग कौन सा है? मुख उगवाया है,
ग्रसनी है, ग्रासनली है, अमाशय है, छोटी आंत और बड़ी आंत है। तो मनुष्य में भोजन पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो हम विशेष अंग को आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई जो होती है मनुष्य में 8 से 10 मीटर होती है, 8 से 10 मीटर होती है मनुष्य में। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 27 नंबर जो प्रश्न हमारा, मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्वाद कलिया। मनुष्य का जो जीव होता है, जीव के ऊपर जो होता है स्वाद कलिया, छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके जो है अंकुर जैसी रचना होती है, जिसको हम कहते हैं स्वाद कलिया। ये भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के स्वादों को पता लगाने का कार्य करता है। ठीक है, तो जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना स्वाद कलिया कहलाती है। ठीक है, 28 नंबर जो प्रश्न है, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो देखिए, मुख गुहा हमारा आहार नाल का प्रथम भाग होता है। उसके बाद जो भोजन पहुंच जाता है वो किस में पता है? पहुंचता है जो है गला में। गला में जिसका जो 2 छिद्र होता है, ठीक है, उसे एक निगल द्वार होता है, दूसरा कंठ द्वार होता है। ठीक है, तो मुख गुहा में भोजन पहुंचने के बाद जो है मुख गुहा से भोजन जो पहुंचता है वो ग्रसनी में पहुंचता है। किस में पहुंचता है? ये ग्रास नली लिखा है, ग्रास नली नहीं है, क्या है? ग्रसनी लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ग्रसनी लिख देंगे। ठीक है, कहाँ पहुंच जाएगा? ग्रसनी में। ठीक है, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है? ग्रसनी में। ठीक, उसके बाद 29 नंबर जो सवाल है, ग्रसनी की दीवार, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो ग्रास नली जो होता है, ग्रसनी के नीचे जो है हमारा ये नली है गला में, इस नली में जो होता है भोजन क्रमाकुंचन के द्वारा सिकुड़ता भी है, फैलता भी है। इस प्रकार से हमारा भोजन जो है धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ बढ़ता है, और इस क्रिया को हम कहते हैं क्रमाकुंचन। ध्यान में रखेंगे, क्या कहेंगे इसको? क्रमाकुंचन कहेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा 30 नंबर प्रश्न है, वो भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो इसमें ध्यान रखेंगे, पेप्सिन होता है। वो क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। ठीक है, अगला की 31 नंबर सवाल है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? ध्यान देंगे, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो छोटी आंत होता है। छोटी आंत जो होता है बहुत बड़ी होती है, लगभग 6 मीटर होती है, लगभग 6 मीटर होती है, जो आहार नाल की सबसे बड़ा भाग होता है। अब पूरे आहार नाल कितने मीटर का होता है? तो 8 से 10 मीटर का, 8 से 10 मीटर का होता है। अगला 32 नंबर सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर जो होता है यकृत, वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये लगभग जो है 1.5 kg का होता है, 1.5 से 2 kg का होता है एक स्वस्थ मनुष्य में। वयस्क मनुष्य में जो है लीवर, जिसको हम कलेजी भी कहते हैं, तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, उसके बाद अगला है 33 नंबर सवाल है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया जो होती है पूर्ण रूप से कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में होती है। पाचन की क्रिया जो है पूर्ण रूप से छोटी आंत में होती है। ठीक है, ध्यान में रखें, और इसी भाग में छोटी आंत में भी जो है भोजन का अवशोषण भी होता है। 34 नंबर जो सवाल है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ों पर अवस्थित नली को क्या कहा जाता है? छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे जुड़ा रहता है, ज्वाइंट जहाँ पे दोनों नली रहता है, उस नली का भाग को हम कहते हैं सिक्कम। जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ता है उस भाग को हम कहते हैं सिक्कम। अगला हमारा 35 नंबर सवाल है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? अपचा भोजन जो है अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो मलाशय, रेक्टम में संचित रहता है। मलाशय जो होता है हमारा बड़ी आंत का भाग है। मलाशय जो है बड़ी आंत का पीछे वाला हिस्सा होता है, इसमें जो है अपचा भोजन संचित रहता है, जो लैट्रिन के रूप का रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं।